आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जो अपने आप में कह सकते हैं एक पहेली थे। सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक था, लेकिन साथ ही ये भी मानता था कि हमारी बीमारियां सितारों की चाल से तय होती हैं। एक ऐसा इंसान जिसने दवा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जिसका गुस्सा और अहंकार इतना तेज था कि उसे लगभग हर शहर से निकाल दिया जाता था। हम बात कर रहे हैं पैरासेल्सिस की, जिन्हें विश्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये पहेली शब्द जो आपने इस्तेमाल किया वो यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करते हैं जो एक ही शरीर में एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक, एक विद्रोही और एक रहस्यवादी विचारक था। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 15वीं-16वीं सदी का ये आदमी एक ही वक्त में मॉडर्न मेडिसिन की नींव कैसे रख रहा था और साथ ही जादू टोने और ज्योतिष जैसी चीजों में भी इतना गहरा विश्वास कैसे रखता था। इन तीनों को मिला दें तो पैरासेल्सिस की असली जटिल कहानी बनती है। अच्छा, तो अगर पैरासेल्सिस को किसी एक लाइन में समझना हो तो वो शायद उनकी सबसे मशहूर कहावत है, जिसने दवा की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कहा था, सोला डोजिस फासित वेनेनम, यानी सिर्फ मात्रा ही किसी चीज को जहर बनाती है। आज ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन उस जमाने के लिए एक धमाके जैसा था। एक बहुत बड़े धमाके जैसा। हमें यह समझना होगा कि उस दौर में, मतलब लगभग 550 साल पहले, चिकित्सा की दुनिया पर दो पुराने विचारकों, गैलन और एविसेना का कब्जा था। सदियों से डॉक्टर्स को यही सिखाया जाता था कि इंसान का शरीर 4 रसों या ह्यूमर्स से बना है: खून, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। अच्छा, मतलब उस समय के डॉक्टर शरीर को एक तरह का लिक्विड कंटेनर समझते थे कि इन 4 रसों का बैलेंस बिगड़ा और इंसान बीमार पड़ गया। बिल्कुल। और इलाज का मतलब था इस बैलेंस को किसी तरह ठीक करना। और पैरासेल्सिस ने आकर कहा, यह सब बकवास है। उन्होंने इस सदियों पुरानी परंपरा को सीधे सीधे चुनौती दी। उनका तर्क था कि शरीर कोई रसों का थैला नहीं है, बल्कि एक केमिकल फैक्ट्री है। बीमारियां रसों के असंतुलन से नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी केमिकल प्रोसेस में गड़बड़ी से होती हैं। और अगर बीमारी केमिकल है तो उसका इलाज भी केमिकल से ही होना चाहिए। यहीं से उनका वो क्रांतिकारी विचार आया कि कोई भी चीज जहर या दवा हो सकती है, ये बस उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने उन चीजों को दवा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनसे लोग डरते थे, जिन्हें खतरनाक जहर माना जाता था, जैसे कि पारा। ठीक यही किया उन्होंने। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिफिलिस जैसी भयानक बीमारी के इलाज के लिए पारे का इस्तेमाल किया, जो कि एक जाना-माना जहर है। ये सिर्फ पारे का इस्तेमाल नहीं था, ये जहर की पूरी परिभाषा को कह सकते हैं उलटना था। सोचिए, उस दौर में जहां बीमारी को बुरी चीज माना जाता था, जिसका इलाज अच्छी चीजों जैसे जड़ी बूटियों से होता था, कोई आकर कह रहा है कि नहीं, हम जहर से ही जहर को काटेंगे, बस हमें सही मात्रा पता होनी चाहिए। एक मिनट, तो क्या वो ये कह रहे थे कि इंसान का शरीर किसी खदान की धातु जैसा है, कि अंदर सब कुछ केमिकल रिएक्शन है? ये तो उस जमाने के लिए बहुत ही अजीब बात रही होगी। लोगों के लिए यह समझना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने ही चिकित्सा में रसायन शास्त्र के इस्तेमाल की शुरुआत की, जिसे इयाट्रोकेमिस्ट्री कहा गया, और उनका प्रभाव सिर्फ सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारे स्रोत के अनुसार उन्होंने ही जिंक तत्व को उसका आधुनिक नाम जिंकम दिया था। तो वो सिर्फ विचार ही नहीं दे रहे थे, बल्कि विज्ञान की भाषा भी गढ़ रहे थे। तो ये जो उनका टकराव वाला स्वभाव था, पुरानी परंपराओं को सिरे से खारिज करने वाला रवैया, क्या यही वजह थी कि वो उन चीजों को देख पाए जो बाकी डॉक्टर नहीं देख पा रहे थे? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। उनका विद्रोही स्वभाव उनके वैज्ञानिक विचारों से अलग नहीं था, बल्कि उसी का हिस्सा था। उन्होंने जो किया वो आज की दुनिया में भी कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेसल विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय उन्होंने एक दिन अपने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और उस समय की सबसे पवित्र मानी जाने वाली मेडिकल किताबों गेलिन और एविसेना की रचनाओं में आग लगा दी। क्या सार्वजनिक रूप से किताबें जला दी? ये तो आज के जमाने में किसी नामी प्रोफेसर के अपनी ही फील्ड की सबसे जरूरी किताबों को जलाने जैसा है। हंगामा हो गया होगा। जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन यह सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक शक्तिशाली संदेश था। वो कह रहे थे कि असली ज्ञान धूल भरी पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि मरीज के बिस्तर के पास मिलेगा। प्रकृति का सीधा अवलोकन करो,
अनुभव से सीखो। और उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं जलाईं, बल्कि भाषा की दीवार भी तोड़ी। उन्होंने उस समय की अकादमिक भाषा लैटिन को छोड़कर आम लोगों की भाषा जर्मन में पढ़ाना शुरू किया। हाँ, और ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय यूरोप में सारा अकादमिक ज्ञान लैटिन के किले में बंद था, जिसे सिर्फ विद्वान और अमीर लोग ही समझ सकते थे। जर्मन में लेक्चर देकर उन्होंने ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाया जो असल में मरीजों का इलाज करते थे, जैसे नाई सर्जन और दवा बनाने वाले, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि ज्ञान किसी की जागीर नहीं है। लेकिन जाहिर है, इस तरह के रवैये से उन्होंने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए होंगे। कोई भी स्थापित व्यवस्था अपनी आलोचना पसंद नहीं करती। दोस्त तो शायद ही कोई थे। उनका स्वभाव बेहद रूखा और झगड़ालू था। वो अपने साथी डॉक्टरों को पब्लिकली अज्ञानी और लालची कहते थे। नतीजा ये हुआ कि वो कहीं भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। स्रोत बताते हैं कि उन्हें बार बार एक शहर से दूसरे शहर भागना पड़ता था। साफ शब्दों में कहें तो वो शायद ऐसे इंसान थे जिन्हें आप किसी पार्टी में नहीं बुलाना चाहेंगे। वो आते ही सबकी बेइज्जती कर देते। लेकिन अगर आप किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हो तो आप चाहेंगे कि वो दरवाजे पर सबसे पहले खड़े हों। और इसी वजह से उनका बहुत सारा काम उनके मरने के बाद छपा, क्योंकि कोई उन्हें छापने को तैयार ही नहीं था। बिल्कुल। उनके जीवन काल में कोई भी स्थापित प्रकाशक उनके विवादास्पद विचारों को छापने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उनकी विरासत का बड़ा हिस्सा हमें इसलिए मिला क्योंकि उनके छात्रों और समर्थकों ने उनकी मौत के बाद उनके नोट्स को सहेज कर रखा और प्रकाशित करवाया। पर भी लागू किया, जैसे कि घावों की देखभाल का मामला। हाँ, और ये एक और उदाहरण है कि वो अपने समय से कितना आगे थे। उनके दौर में घावों का इलाज बहुत क्रूर तरीकों से होता था। माना जाता था कि घावों को साफ करने के लिए उसे गर्म लोहे से दागना या उसमें उबलता हुआ तेल डालना जरूरी है। पैरासेल्सिस ने कहा, यह पागलपन है। आप शरीर को ठीक नहीं कर रहे, उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनका तरीका क्या था? बहुत ही सरल और आज के लिहाज से बहुत समझदारी भरा। उन्होंने सफाई पर जोर दिया। उनका एक मशहूर कथन है, अगर आप संक्रमण को रोकते हैं तो प्रकृति घाव को खुद ही ठीक कर देगी। शरीर की अपनी हीलिंग पावर पर भरोसा करो, बस उसे साफ और सुरक्षित माहौल दो। और ये कमाल की बात है क्योंकि ये कीटाणुओं के सिद्धांत यानी जर्म थ्योरी से सदियों पहले की बात है। तो वो बिना माइक्रोस्कोप के सिर्फ नतीजे देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सफाई ही इलाज का पहला कदम है। ये तो विशुद्ध अवलोकन की शक्ति है। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने व्यावसायिक रोगों मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के क्षेत्र में भी जबरदस्त काम किया। उनके पिता ऑस्ट्रिया की खदानों में एक चिकित्सक थे, तो पैरासेल्सिस ने बचपन से खनिकों को काम करते और बीमार पड़ते देखा था। उन्होंने खनिकों में होने वाली फेफड़ों की बीमारी पर पहली किताबों में से एक लिखी, जिसे उस समय माइनर्स कंजम्पशन कहा जाता था, जिसे आज हम सिलिकोसिस के नाम से जानते हैं, जो खदान की धूल के फेफड़ों में जाने से होती है। तो वो शायद पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये कहा कि आपका काम आपको बीमार बना सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे आज हम बहुत सामान्य मानते हैं। हाँ, उन्होंने काम के माहौल और स्वास्थ्य के बीच एक सीधा संबंध, एक लिंक स्थापित किया, जो उस समय के लिए एक नई बात थी। और उनका ये मानवीय दृष्टिकोण सिर्फ शारीरिक बीमारियों तक ही सीमित नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी उनकी सोच अपने समय से मीलों आगे थी। स्रोत में इसका जिक्र है और ये मुझे उनके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग पहलू लगता है। एक तरफ वो इतने झगड़ालू हैं और दूसरी तरफ इतनी करुणा। निश्चित रूप से 16वीं शताब्दी में मानसिक रूप से बीमार लोगों को अक्सर बुरी आत्माओं से ग्रस्त या शैतान के कब्जे में माना जाता था। उनके साथ बेहद क्रूरता से पेश आया जाता था। उन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता था। पैरासेल्सिस ने इस सोच का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी शैतान के वश में नहीं हैं, ये बीमार हैं। उनकी बीमारी का कारण शारीरिक या मानसिक हो सकता है और उनका इलाज सहानुभूति और देखभाल से किया जाना चाहिए, न कि कोड़ों से। ठीक है, तो अब तक हमने एक ऐसे पैरासेल्सिस की तस्वीर बनाई है जो अवलोकन, तर्क, रसायन शास्त्र और मानवीय करुणा पर जोर दे रहा है। एक सच्चा वैज्ञानिक। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। स्रोत के अनुसार यही वैज्ञानिक इस बात पर भी दृढ़ विश्वास रखता था कि बीमारियां ग्रहों और सितारों की चाल के कारण होती हैं। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ये तो दो अलग अलग लोग लगते हैं। और यही पैरासेल्सिस की शख्सियत का सबसे आकर्षक और सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें अपने 21वीं सदी के चश्मे को उतार कर उनके समय में जाना होगा। वो पुनर्जागरण काल के व्यक्ति थे, एक ऐसा समय जहां विज्ञान, कीमिया और ज्योतिष, इन सबके बीच की सीमाएं बहुत धुंधली थी। आज हम इन्हें अलग अलग दराजों में रखते हैं,
पर तब ये ज्ञान का एक ही बड़ा नक्शा था जिसके सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उनका मानना था कि सितारों का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। जैसे चांद समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही ग्रह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इससे भी कहीं ज्यादा गहरा, उनका एक केंद्रीय सिद्धांत था ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज्म और मनुष्य यानी माइक्रोकॉज्म का संबंध। उनका मानना था कि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सघन संस्करण है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में होता है, ग्रहों की चाल, तारों की स्थिति, उसका सीधा प्रतिबिंब और असर मानव शरीर पर पड़ता है। हर अंग एक विशेष ग्रह या तारे से जुड़ा होता है, जैसे लिवर बृहस्पति से, दिल सूरज से और इसी तरह। तो उनके लिए एक मरीज का ज्योतिषीय चार्ट उतना ही जरूरी था जितना कि उसके शारीरिक लक्षण। मतलब इलाज से पहले जनपत्री देखना जरूरी था। बिल्कुल, उनके लिए निदान का ये एक अनिवार्य हिस्सा था। वो मानते थे कि बीमारी का मतलब उस ग्रह और उससे जुड़े अंग के बीच के सामंजस्य में गड़बड़ी है, और ये भी कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति थी वो उसके स्वास्थ्य और स्वभाव पर जीवन भर के लिए एक मोहर लगा देती है। यही वो पहलू है जो उन्हें हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ से पूरी तरह अलग कर देता है। यह विरोधाभास ही उन्हें इतना आकर्षक बनाता है। एक ही इंसान कह रहा है कि सिफिलिस का इलाज पारे की सही मात्रा से करो, और साथ ही ये भी कह रहा है कि मरीज के लिवर की समस्या को समझने के लिए बृहस्पति की स्थिति देखो। बिल्कुल, वो एक ही साथ दोनों काम कर रहे थे, और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का विकास कोई सीधी साफ सुथरी रेखा में नहीं हुआ है। यह अक्सर ऐसे ही जटिल और विरोधाभासी रास्तों से होकर गुजरा है। पैरासेल्सिस उस संक्रमणकालीन दौर के प्रतीक थे जहां जादू और विज्ञान एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरह अलग नहीं हुए थे। तो इन सभी बातों को समेटते हुए पैरासेल्सिस को आखिर कैसे याद किया जाए? क्या वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो बस अपने समय की कुछ गलत धारणाओं में फंसे रह गए, एक साहसी विद्रोही, या फिर एक रहस्यवादी विचारक जिसे संयोग से कुछ वैज्ञानिक सफलताएं मिल गई? सच तो ये है कि वो ये सब कुछ थे, और उन्हें किसी एक डिब्बे में बंद करना उनकी विरासत के साथ अन्याय होगा। उनकी विरासत बहुस्तरीय है। उन्होंने अवलोकन और प्रयोग पर जोर देकर आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी। उनका सिद्धांत कि मात्रा ही जहर बनाती है आज भी विश्व विज्ञान और औषध विज्ञान का आधार है। लेकिन उनके ज्योतिषीय विचार भी उनके काम का एक उतना ही जरूरी हिस्सा थे जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका जीवन इस बात का भी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक अकेला इंसान, भले ही वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो, स्थापित सोच को चुनौती देकर प्रगति का रास्ता खोल सकता है। उनकी हिम्मत के बिना चिकित्सा की दुनिया शायद दशकों तक गैलन और एविसेना के पुराने सिद्धांतों में ही फंसी रहती। बिल्कुल, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम विशेषज्ञता और डेटा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, हर विषय को अलग अलग करके देखते हैं, ऐसे में क्या हम पैरासेल्सिस की उस क्षमता से कुछ सीख सकते हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता जैसे अपात रूप से विपरीत क्षेत्रों के बीच भी संबंध देख लेती थी? क्या ज्ञान के कुछ ऐसे आयाम हैं जिन्हें हम अपनी संकीर्ण विशेषज्ञता के कारण नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।